ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नहीं, यहाँ पे फाइल्स खोल, जो आपका हमने प्रोजेक्ट एक बनाया था, फोल्डर बनाया था, उसको खोल लिए। इसके अंदर ही हमारे पास सारी फाइल्स आती रहेंगी। जो भी हम काम करेंगे क्लास के एंड पे मैं आपको वो फाइल सेंड कर दूंगा, सो दैट आप उसमें से भी क्रॉस चेक करके देख सकें। ठीक हो गया? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने जब भी पाइथन का काम करना है ना, आपने पाइथन इंस्टॉल किया, तो आपने उसमें वीडियो में भी देखा होगा कि वो इस तरह पूछ आपको बता देता है कि आप इस तरह चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन सा वर्जन है। कि पाइथन के ना बहुत सारे वर्जन होते हैं। लाइक अभी वर्जन 13 चल रहा है, 3.13। उसके अलावा ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बाज़ मिसिंग भी होती है, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल पे जाके आती हैं। तो कभी वो आपको हो सकता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट आए जहाँ पे आपको वर्जन 10 रिक्वायर्ड हो या वर्जन 11 रिक्वायर्ड हो। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो पुराने वर्जन्स के अंदर सपोर्टेड थी, अब वो सपोर्टेड नहीं है या अभी उनकी सपोर्ट आई नहीं है। ठीक है? तो वो आप यहाँ से अगर इस तरह आप टर्मिनल पे चले जाओ। टर्मिनल कैसे खुलता? इस तरह यहाँ से आप जाओ रन में, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल आ जाता है। यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन माइनस माइनस वर्जन। ठीक है? तो आपके पास अभी राइट ना मेरे पास 3.10 इंस्टॉल्ड है। ठीक है? क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसमें 3.10 रिक्वायर्ड थी, इसलिए मैंने उसको फिर डाउनग्रेड कर लिया था। अदरवाइज रिकमेंडेड यही होता है कि आप लेटेस्ट पे काम करो ताकि आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिले और एरर्स वगैरह इतने ज़्यादा आपके पास ना आए। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हेलो वर्ल्ड हमने करके देख लिया, और दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिंटेक्स की अगर बात करें तो जो पाइथन के अंदर सिंटेक्स की बहुत, हर लैंग्वेज के अंदर उसके सिंटेक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सिंटेक्स होता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास ग्रामर होती है। उसके अंदर सारे हमारे पास रूल्स होते हैं कि जी आपने फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, आपने कौन सा वर्ड कैपिटल रखना है, कौन सा वर्ड स्मॉल रखना है, कहाँ पे इज़, एम, आर, एंड, इस तरह के जो सारे, कह लो कि आप इंग्लिश के कीवर्ड्स कुछ कह सकते हो उनको। कि इज़, एम, आर जो है, इनका अपना कोई ख़ास वो नहीं होता, मतलब नहीं होता, बट ये हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह पाइथन के अंदर, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हमारे पास एक प्रॉपर ग्रामर, जिसको हम कहते हैं सिंटेक्स, इसके सारे जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ये देख रहे हो कि मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी थी। ठीक है? तो अब प्रिंट का फंक्शन लिखने का जो मेरे पास सिंटेक्स है वो ये कहता है कि आपने जब इसके अंदर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, तो अगर तो वो स्ट्रिंग है तो आपने उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है? ये इसका सिंटेक्स है। अगर कोई वो वेरिएबल है तो आपने उसको विदाउट डबल कोट्स लिखना है। ठीक है? ये उसका सिंटेक्स है। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो कोई भी जब आपने एक कोड ब्लॉक बनाना है, कोड ब्लॉक होता है जहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक एक कोड लिख रहे होते हो या आपने कोई फंक्शन बनाना होता है, आपने कोई स्पेसिफिक यूज केस को हैंडल करना होता है, तो उसके अंदर हम अलग अलग कोड ब्लॉक्स बनाते हैं। तो ये फॉर लूप एक हमने लगाया। अब हम चाहते हैं कि एक नंबर जो है वो हम जो भी यूज़र से इनपुट करवाएं उतने टाइम्स वो नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है? अगर 5 कहे तो वो 5 दफ़ा लिखा हुआ आ जाए। तो ये हमने लूप उसको कहा है कि भाई ये फॉर लूप है, इसको लूप कहते हैं, हम इसको आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर्स को प्रिंट करवाना है हमने। तो ये एक इसका सिंटेक्स है कि आपने जब भी कोई लूप लगाना है तो लूप के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो या तो एक एक टैब स्पेस होनी चाहिए या कुछ भी एक स्पेसिफिक उसको आपने इंडेंट देना है ताकि वो विजुअली पता चले कि ये कोड ब्लॉक इसके अंदर आ रहा है। ठीक है? अगर इसके अंदर दोबारा आपने कुछ लिखना हो तो आपने दोबारा यहाँ पे वही लाइन उसके नीचे लिखनी है। तो ये वाली जो दोनों लाइंस हैं ये इस कोड ब्लॉक के अंदर है। अगर मैं इस स्पेस को खत्म कर दूं, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये वाली लाइन वो इस कोड ब्लॉक से बाहर आ गई है। ठीक है? और ये एक दफा ही लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है? जब कोड ब्लॉक हम बनाते हैं तो आप दो स्पेस, एक स्पेस से भी काम चल जाता है, दो से भी चल जाता है, लेकिन जो रिकमेंडेड होती है वो होती है टैब स्पेस। टैब स्पेस अगर आप करो तो वो इक्वल होती है 4 स्पेसिस के। आप ये देखो,
आप इधर ज़ूम इन करके देखो तो ये आपको 4 डॉट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये एक स्पेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो जब भी आपने इंडेंटेशन करनी है तो आपने टैब्स का लाज़मी ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी इंडेंटेशन ठीक नहीं होगी तो आपके कोड की लॉजिक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो पाइथन में इंडेंटेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आ जाता है, हाँ, इंडेंट, और फिर आपने ना सेम रखनी है। अगर आप 4 स्पेसेस का इंडेंट दे रहे हो तो फिर आपने हर जगह पे 4 का ही देना है। अगर आप 2 स्पेसेस का इंडेंट दे रहे हो तो आपने हर जगह पे 2 ही देना है। ऐसे नहीं करना कभी 2 दे दिया कभी 4 दे दिया। इसलिए जो स्टैंडर्ड है वो आपने टैब की प्रेस करोगे तो आपका बिल्कुल, और जो ऑटोमेटिकली भी जो मोस्टली सेट हुआ होता है ना, वो आप जैसे देखो, अब मैं इस नेक्स्ट लाइन पे आया तो वो ऑटोमेटिकली उसने मुझे 4 स्पेसेस आगे से ही स्टार्ट करवाया, ठीक है? अब मुझे, अगर मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं 2 स्पेसेस दूं, तो वो मेरी अपनी मर्जी है, लेकिन जो लैंग्वेज रिकमेंड करती है वो यही कि आपने टैब स्पेस का इंडेंट देना, ठीक है? हो गया। उसके बाद कमेंट्स हम ऐड करते हैं। कमेंट्स क्यों ऐड करते हैं? कमेंट्स हम ऐड करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई भी आप, हेलो, आप लेफ्ट हो गए थे? ठीक है। अच्छा। इंड- जी जी। हम्म। नहीं, आई हमारा वेरिएबल है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे रेंज की जगह पे भी कुछ और आ सकता है, ठीक है? मोस्टली रेंज ही आता है, बट आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। इसको देखेंगे हम आगे, काफ़ी डिटेल में फॉर लूप पे काम करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। उसके बाद कमेंट्स हम ऐड करते हैं अपने कोड के अंदर। कोड की रीडेबिलिटी, कुछ ना वर्ड्स होते हैं जो मैं यूज़ करूँगा, जिन रीडेबिलिटी है, मॉड्यूलैरिटी है, ये चीज़ें हमारे कोड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रीडेबिलिटी होती है कि आपका कोड, जो नया यूज़र आए या जो नया प्रोग्रामर आए, उसके लिए रीडेबल होना चाहिए कोड, ठीक है? वो जैसे ही कोड को पढ़े तो उसको कोड समझ आ जाए कि ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है? ये कोड किस मतलब के लिए बनाया गया, किस फंक्शन के लिए बनाया गया, क्या इसका यूजेज है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेबसाइट, एक कोड बनाया है जो एक वेबसाइट से डाटा को स्क्रैप करता है और एक्सेल फाइल बना के दे देता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे। तो अव्वल तो आपका कोड लिखा बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत एफिशिएंटली लिखा होना चाहिए कि वो कोड पढ़ के ही समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? या इसकी क्या लॉजिक है। सेकेंडली, अगर आपके कोड के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से कमेंट्स ऐड कर देते हो, जैसे ये ऐड किया हुआ, दिस इज अ कमेंट। अब ये क्या होगा कि जब आपने ऐड कर दिया ना, दिस इज अ कमेंट, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा, कहीं पे शो नहीं होगा, ठीक है? कंपाइलर इसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा। तो ये सिर्फ जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर है, जिसने फ्यूचर में काम करना है, या इवन आपके लिए भी, क्योंकि ऐसा, यहाँ पे इस कोड में क्या हो रहा है, ठीक है? ये काम होता है एक कमेंट्स के लिए, ठीक है? लिखने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। एक होता है कि हम इस तरह ये सिंगल कोट्स को लिख दो बार बार, और अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये सब कमेंट्स ही ऐड होते रहेंगे, ठीक है? अगर आपने मल्टीपल लाइंस पे कमेंट लिखना हो, अगर आपने एक लाइन पे कमेंट लिखना है तो आप उसको इस तरह लिख दो, किसी लाइन के आगे लिख दो, कोई एक स्पेसिफिक लाइन ऐसी है जिसकी लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम जब आगे डाटा साइंस के टॉपिक्स के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि हम एक ही लाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, डॉट लगा के फिर आगे एक और फंक्शन, डॉट लगा के फिर आगे एक और फंक्शन, नेस्टिंग बहुत ज़्यादा फंक्शंस की हो रही होगी। तो वहाँ भी हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये एक लाइन क्या कर रही है, ये क्या इसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये नहीं होता कि आपने स्टोरीज नहीं लिखनी होती कमेंट्स में, बिल्कुल आपका जो कमेंट है वो बहुत कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लफ नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया? उसके बाद ये कमेंट्स निकल गए। आगे हम आते हैं मेन चीज़ों पे, वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या होते हैं?
आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, अलजेब्रा पढ़ा होगा, उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं। तो कुछ जगहों पे हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अननोन होती हैं और हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि हमारे पास फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम ये कहते हैं कि पहले, और हमारे पास वैल्यूज़ भी होती हैं, हम कहते हैं कि पहले हम इस फार्मूला को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आखिर में इसकी वैल्यू को प्लग इन करके हम वैल्यू अपना जो होगा ना रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दो तरीकों से वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि आपने डाटा स्टोर करना होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करनी होती है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करवाओ। ठीक है? एक तो चीज़ है ना कि आपने कोई डेटाबेस अपने प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर लिया और उसके अंदर आप सारा डाटा स्टोर करवा रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारा ऐसे डाटा होता है, जो आपने रन टाइम पे स्टोर करना होता है और उसको रीयूज़ करना होता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ओके। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो, तो अब लॉगिन जब आपने किया, तो आपका बैकएंड पे जो उनकी डेटाबेस है, उसके अंदर तो आपकी डिटेल्स सारी स्टोर हुई हुई हैं, ठीक है? लेकिन जब आप एक उसको यूज़ कर रहे होते हो वेबसाइट को, जिसको आप कह लो कि सेशन कहते हैं, कि जब आप वो वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी उस ऐप के अंदर भी फॉर द टाइम बीइंग आपकी आईडी और ये सारी चीज़ें स्टोर हुई होती हैं। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स यूज हो रही होती हैं वहाँ पे। आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया है कि जिसके अंदर आप एरिया, आप लेंथ और विड्थ एंटर करते हो और आपको एरिया कैलकुलेट करके वो दे देता है। तो अब इसके अंदर आपको लेंथ का एक वेरिएबल चाहिए, विड्थ का एक वेरिएबल चाहिए, फिर जब आपने उनको मल्टीप्लाई करवा के स्टोर करना है, एरिया के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, वो आपको एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल यूजेस हैं वेरिएबल्स के, हर जगह हमें वेरिएबल्स चाहिए ही होते हैं। ठीक हो गया? हम्म, हम्म, बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया, आपने एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें आप कहते हो कि ना आप अकाउंटिंग वगैरह की फील्ड से, बिजनेस की फील्ड से हो आप, तो लोगों की, एम्प्लॉय जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके टैक्स कैलकुलेट होते हैं, जो उन्होंने ईयरली सब पे करने होते हैं। तो वो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले वो बंदा अपनी ईयरली या मंथली इनकम बताता है कि भाई मेरी, मुझे इतनी सैलरी मिलती है। फिर वो अपने एक्सपेंसेस बताता है कि भाई ये तो मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। फिर उसके बाद वो अपनी कोई लाइबिलिटीज़ बताता है कि भाई मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ये सारी चीज़ें की हुई हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उसकी टैक्स की परसेंटेज कैलकुलेट होती है कि भाई इस बंदे ने इतने परसेंट टैक्स देना है, परसेंटेज आ गई। फिर उसकी इनकम से उस टैक्स को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक अमाउंट आ गई। तो अब देखो इसके अंदर कितने सारे आपके पास वेरिएबल्स यूज हुए। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जी एक नेम होगा, फॉर एग्जांपल अली। ठीक है, फिर उसकी एज होगी, आपने कहा 23। उसके बाद उसकी, आप कह लो कि CGPA होगा। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से फॉर एग्जांपल बना रहे हैं। CGPA होगा, आपने कह दिया जी 3.5 कह दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, आपने कहा वो हॉस्टलाइट है या नहीं, तो उसके अंदर आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स बता दिया कि अगर तो वो ट्रू है, इट मीन्स वो हॉस्टलाइट है, अगर फॉल्स है, इट मीन्स वो हॉस्टलाइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने जेंडर स्टोर करना है, तो जेंडर स्टोर करने के लिए आपने बता दिया कि जी ये मेल है। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने 5 तरह के वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका एक वेरिएबल बनाया नेम का, उसकी टाइप है वेरिएबल्स की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वेरिएबल्स की टाइप्स हैं। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो डबल कोट्स के अंदर आपके पास आता है, ये स्ट्रिंग्स होती हैं। ये डबल कोट से हट के
सिंगल कोट्स के अंदर भी हो जाता है, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स के अंदर लिखो। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो 23 मैंने लिखा है, इसको कहते हैं इंटीजर या इंट। उसके बाद ये जो ये लिखा है, ये आपका, इसका नाम होता है फ्लोट। ठीक है। जो प्रोग्रामिंग में इनको फ्लोट कहते हैं। ये जो ट्रू फॉल्स है, ये एक ये बुलियन टाइप होती है, इसको कहते हैं बुलियन। इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। ट्रू मींस, हाँ, यस, डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है। 3.45 फॉर एग्जांपल किसी का जीपीए आउट ऑफ 4, तो इस तरह उसका जीपीए आ जाएगा। ट्रू फॉल्स के अंदर ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो आपने अगर यहाँ पे 0 भी आप लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसकी टाइप जो होती है ना, अगर आप 0 लिखते हो तो वो इंटीजर बन जाता है, तो इट्स बेटर कि आप फॉल्स ही लिखो। ठीक है। उसके बाद अब ये एक लिखा है, ये पाइथन के अंदर नहीं होता, लेकिन ये आपको बताने के लिए मैं ये लिखा है कि एक हमारे पास होता है करेक्टर, जिसको हम कहते हैं चार या कैर। इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन सिंगल करेक्टर। ठीक है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूं भी ना, मैं कुछ भी लिख दूं तो ये लिख लेगा। ठीक है। क्योंकि पाइथन थोड़ी सी डायनामिक टाइप, एक होती है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, एक होता है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होती हैं कि जिसमें आपके पास बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको, अगर अली अहमद इसको नाम देना है, तो मैंने फिर इसको साथ बताना है कि भाई इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप स्ट्रिंग बतानी है। ठीक है। लूजली टाइप क्या होती है कि आप इजीली उसकी टाइप्स को आपस में इंटरचेंज करते रहते हो। ठीक है। और वो आप उसको जो जिस तरह का डाटा दोगे वो चेंज हो जाएगा। सी प्लस प्लस में आपको बताना पड़ती है टाइप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको उसके अंदर चेंज भी करना हो तो वो मतलब बड़ी उसकी लॉजिक होती है कि भाई टाइप कास्टिंग किस तरह करनी है, डायनामिक टाइप कास्टिंग करनी है या स्टैटिक टाइप कास्टिंग करनी है। काफी, अब जैसे अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, तो असूलन इसको स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग टाइप, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं, टाइप इसकी लूं नेम की, तो आपके पास ये देखो क्लास एस टी आर, इट मीन्स कि ये एस टी आर टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप लूं, टाइप एज क्लास इंट। ठीक है। लेकिन अब देखो कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर नेम स्टोर करवाया, मैं यहाँ पे आके नेम को ओवरराइट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 99 909। अब इसको प्रिंट किया, अब आप देखना कितने आराम से उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाती। यही चीज अगर मैं सी प्लस प्लस में कर रहा होता तो यहाँ पे फॉरन एरर आ जाता। हाँ, वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है या इसको आइडेंटिफायर कहते हैं, ये टाई वो क्या कहते हैं, टाई नहीं हो जाता अपनी टाइप के साथ। आप उसको कभी कभी भी कहीं भी चेंज कर सकते हो। ठीक। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ जी। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, ये करेक्टर्स पाइथन के अंदर कैर टाइप जो होती है ये नहीं होती। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, इसको हम कहते हैं कि बेसिकली इट इज एरे ऑफ करेक्टर्स। ठीक है। कि बहुत सारे करेक्टर्स अगर मिला दो ना तो वो स्ट्रिंग बन जाती थी, उसको हम सी स्ट्रिंग्स भी कहते थे, लेकिन पाइथन के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ इसकी लाइक टाइप कास्टिंग आ गई कि आपने अगर इस तरह लिखा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एज जो है इस तरह दी हुई है, बट अगर मैं इसको एस टी आर इस तरह कर दूं, ठीक है, अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो ये देखो ये टाइप इस तरह आ गई। ठीक है। मैं यहाँ पे एज को ऐसे ही प्रिंट करवा देता हूँ, तो आप ये देखो देखने में 23 है, लेकिन उसकी जो टाइप है वो चेंज हो गई क्योंकि मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कहीं पे
इसको इस तरह लिखा हुआ है, मैं इसको फ्लोट कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं फ्लोट कर देता हूँ तो अब क्या होगा, ये रहेगी ऐसे ही, ये देखो फ्लोट आ रही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करूं, देखो उसने उसके आगे ऑटोमेटिकली पॉइंट को अपेंड करवा दिया। ठीक है, बाजू का हमारे पास डाटा इस हमने कैलकुलेशन इस तरह की करनी होती है जहाँ पे हमें इनपुट, यूजर की तरफ से इनपुट जो है वो इंटीजर्स में आ रही होती है, लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए वो फ्लोट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम वहां पे उसको टाइप कास्ट कर देते हैं। हाँ, हम उसको कह देते हैं कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है, अच्छा फिर ये टाइप कास्टिंग सिर्फ ऐसे नहीं होती कि आप इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक होती है मतलब आपने उसको स्पेसिफिकली कहा है कि भाई इसको टाइप कास्ट करो। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसके अच्छा ये ना मैं चीज़ें आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल इसलिए बता रहा हूँ कि जब आगे चल के ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये उसमें डाटा साइंस में काम आनी है, क्योंकि वहाँ पे डाटा टाइप्स की बेस पे आपने बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि अगर ये फ्लोट डाटा टाइप है तो इसको क्या करूं मैं। आपके पास डाटा फॉर एग्जांपल आया, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएंस है डाटा के अंदर। तो अब आपने क्योंकि उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको उसके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशंस लगानी पड़ेंगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटीजर डाटा के लिए डिफरेंट होती हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के लिए डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया। तो इम्प्लिसिट टाइप डाटा टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि आपके पास एक इंटीजर टाइप का डाटा है, एक फ्लोट टाइप का डाटा है, आपने इन दोनों को प्लस करवा दिया तो वो फ्लोट टाइप का बन जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट टाइप का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसको इंटीजर करना होगा तो फिर आपको उसको दोबारा जो है ना इंटीजर के अंदर जिस तरह ये किया, फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा। हम्म, इंटीजर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक वेरिएबल था, नंबर ही कह देता हूँ उसको। ठीक है, वो 3.145 समथिंग इस तरह से नंबर है। ठीक है, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, आपको भी पता कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे नंबर को मैं कर दूँ टाइप कास्ट, तो अब ये क्या मुझे दिखाएगा, ये देखो उसने उसका पॉइंट वाला पार्ट उड़ा दिया खुद ही। ठीक है, इसके अंदर आगे मैथमेटिकल फंक्शंस आएंगे जो, हमने उसको कहा कि भाई ये जो नंबर का वेरिएबल है वो किसी भी टाइप का है, मुझे उसको फ्लोट में इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स इस तरह की होती है, वो भी उनको भी हम, जैसे ये करेक्टर्स हैं, इनको भी अगर हम कन्वर्ट करें तो इसकी हमें आस्की वैल्यूज मिल जाती हैं। आस्की वैल्यूज क्या होती है? हम्म, वो हमें बताना पड़ता है, वो हमें खुद से करना पड़ता है कि इसको फ्लोर करना है या सीलिंग करना है। फ्लोर, सीलिंग और राउंड, ये तीनों हमारे पास फंक्शंस होते हैं। वो सेपरेटली हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, ये खुद से नहीं करता। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दोबारा प्रिंट करवा के दिखा दूँ, तो ये देखो, पहले वो इनिशियली उसकी वो पूरी की पूरी वैल्यू वैसे ही आ गई है, जब हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया तो इंटीजर बन गया। ठीक हो गया। इस तरह इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, स्ट्रिंग से इंटीजर, फ्लोट में नहीं आप कन्वर्ट कर सकते, बट फ्लोट से स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल ए के अंदर आपने कुछ स्टोर करवाया और कैपिटल ए के अंदर आपने कुछ स्टोर करवाया, तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, आगे चले। ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट है कि आपने जब वेरिएबल नेम्स बनाने हैं तो किस तरह बनाने हैं। तो सबसे पहले वो कहता है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर। ठीक है,
कि या तो कोई लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। किसी नंबर से नहीं आप स्टार्ट कर सकते, किसी साइन से आप नहीं स्टार्ट कर सकते। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। ए टू जी, स्मॉल, अपर केस लोअर केस दोनों, 0 से 9, कोई भी नंबर। और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर सिर्फ आप ये यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो वेरिएबल नेम्स के लिए, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस के अंदर मोस्टली यही अलाउड होते हैं। कुछ एक आधी लैंग्वेज में जो है आपको डॉलर साइन अलाउड होता है या @ साइन अलाउड होता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ऑफ एनी पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या है? ये जैसे प्रिंट है, ये पाइथन कीवर्ड है। इंट है, कीवर्ड है। टाइप है, ये सब पाइथन कीवर्ड्स है। एस टी आर का कीवर्ड बन जाता है। फ्लोट का मेरा ख्याल है नहीं बनता। यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। हाँ, फ्लोट का नहीं बनता क्योंकि वो फंक्शन नेम है। एस टी आर का भी नहीं बनेगा। ये देखो, फ्लोट इक्वल टू, इसको जब मैं प्रोसेस करूंगा तो मुझे आगे चल के एरर दे देगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, ठीक है। आप अगर उसको करने की कोशिश करो तो वो हो जाती है, लेकिन वो करनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आपने जब ये आप आर्टिकल बस पढ़ लेना कि वेरिएबल नेम्स रखने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। कि एक कैमल केस होता है, आपने अगर मल्टीपल वर्ड्स पे नेम रखना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स इन मई, इस तरह आप स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाना चाह रहे हो मल्टीपल मंथ्स के, तो आप उसका वेरिएबल बना लो कि स्टूडेंट मार्क्स इन मई, स्टूडेंट मार्क्स इन अप्रैल। तो अब उसके अंदर भी आपका नेम जो है, आपने ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल सारे, या तो सारे कैपिटल कर दो या सारे स्मॉल कर दो। कोशिश करो कि आप उसको या तो फर्स्ट लेटर इस तरह कैमल केस कर दो, पैस्कल केस कर दो, स्नेक केस कर दो, ठीक है। रिकमेंडेड जो होता है वो कैमल केस होता है या स्नेक केस जो है ना, वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। ठीक हो गया, आगे चले। जैसे जैसे चलेंगे इन चीज़ों में ज़्यादा हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, लेकिन आपने इन चीज़ों की ना प्रैक्टिस लाजमी करनी है खुद से, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कुछ वीकेंड पे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर कर दूंगा बना के, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, सो दैट आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएं, एक दफ़ा आप हाथ से गुजर जाएं। और आपको हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ अरसा आपने शुरू में किसी भी एआई टूल की तरफ नहीं जाना। चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह, कोड वो बहुत अच्छा दे देंगे, आपको सोल्यूशन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपकी ना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो आपकी ना कोडिंग स्किल्स ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आगे चल के तो मैं आपके साथ भी यूज़ करेंगे एआई के टूल्स जो हैं, गिटहब कोपायलट वगैरह में हेल्प करता है कोड करने में, बट स्टार्ट में हम नहीं करेंगे। अच्छा, वैल्यूज़, आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी है, तो आप इस तरह इक्वल 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 करके भी उसको दे सकते हो, ठीक है। ये आपके पास अगर एक एरे है, खैर इसको हम बाद में, ज़रूरी नहीं है। आगे चले। आउटपुट वेरिएबल्स, ये मैंने आपको करके दिखा दी कि आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। मल्टीपल वेरिएबल्स अगर प्रिंट करवाने हैं तो वो आप ऐसे करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी करवा सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे भी करवा सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा नेम, इसको ना मैं ठीक कर देता हूँ, ये जो चीज़ें की है ना, एज 23, एज आगे क्या है, CGPA हॉस्टलाइट, ठीक है। एक टाइप ये है, इसी को मैं नीचे करके, हाँ, जब मल्टीपल जगहों पे अगर आपने करना तो आपने ऑल्ट की प्रेस करके जहाँ जहाँ कर्सर लगाते जाओगे वहाँ पे आपके पास कर्सर आ जाएगा और आप एक ही दफ़ा में मल्टीपल जगहों पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे ये कॉमा यहाँ पे आ रहा है, इसको एक दफ़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा और जहाँ जहाँ पे भी मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है वो कर लूँगा,
ठीक है, तो अभी हर जगह पे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। हम्म, हाँ, वो शायद आपको ना रिकमेंड करे, क्योंकि वो इसके अंदर मेरे पास एआई का टूल चल रहा है। ठीक है, तो अब ये दो तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो, एक ही लाइन के अंदर आपके पास सारी चीजें आगे बिल्कुल प्रॉपरली स्पेस्ड है। ठीक है, आपने कॉमास दे दिए। ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इनको प्लस कर दो। ठीक है। लेकिन प्लस करने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो ये चीजें हैं ना, ये सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अब नेम है, वो आपका इंटीजर टाइप का है, बट जो एज है वो इंटीजर टाइप नहीं है, वो इंट है। तो स्ट्रिंग को और इंट को आप प्लस नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन आप दो स्ट्रिंग्स को प्लस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ str1 हेलो, str2 हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो मैं str3 अगर इस तरह बनाऊं, तो ये क्या होगा, ये अब एक प्रॉपर स्ट्रिंग बन जाएगी। ये देखो, इसने हेलो वर्ल्ड इस तरह एक प्रॉपर स्ट्रिंग बना दी। लेकिन इसके लिए ये देखो, अब इसके अंदर स्पेसिस नहीं आ रहे। वो जब हम कॉमा ऐड कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेसिस ऐड कर रहा था। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे खुद से स्ट्रिंग के अंदर मैनुअली एक स्पेस ऐड करनी पड़ती है, सो दैट आपके पास स्पेसिस आ जाए। ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग्स हो तो आप इस तरह दिखा सकते हो। बिल्कुल, साथ उसको उसको बेसिकली ये कनकैटिनेट कर देता है उनको। तो कनकैटिनेशन जब हम करते हैं, हमें वहां पे आपने एक्सेल के अंदर भी की होगी, तो वहां पे हमें बताना पड़ता है कि अगर इसके बीच में कोई स्पेस देनी है, कॉमा देना है, कोई कुछ और करेक्टर देना है, वो बताना पड़ता है। ठीक हो गया। आगे चले। फिर अगर इंटीजर नंबर्स हैं आपके पास, तो आप उनको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी उनको प्लस कर सकते हो। तो क्या होगा कि पहले ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एक्स प्लस वाई 15 हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास रिजल्ट 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल के हमारे पास स्कोप्स आ जाते हैं। स्कोप का क्या मतलब है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये आप इसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है। अब ये एक वेरिएबल, ये देखो, ये मैंने जहां पे बिल्कुल मेरा जो कोड जहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे इससे पीछे कोई इंडेंटेशन लेवल नहीं है। ठीक है। ये मतलब मिनिमम हमारा जो फर्स्ट इंडेंट है वहां पे है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना, अब अगर मैं इसको रन करूंगा, तो ये देखो, ये एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन, तो ये वेरिएबल जो है इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा y इज इक्वल टू फैंटेस्टिक। ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं यहाँ पे आके प्रिंट y करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये देखो, y के नीचे एरर दे रहा है, y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। वेरिएबल्स के हमारे पास स्कोप होता है। स्कोप का क्या मतलब है कि अब ये जो y का वेरिएबल था ना, मैंने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। ठीक है। तो जब ये फंक्शन मैं कॉल करूंगा ना, तो सिर्फ तब ये वाला वेरिएबल y का वेरिएबल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस तरह मैं अगर इसको प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन इस ये वाला जो हमारा फर्स्ट इंडेंट लेवल है, यहाँ पे ये नहीं बना हुआ। ठीक है। यहाँ पे बनाने के लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ये कोई वेरिएबल है। ठीक है, कि मैंने वेरिएबल बना के उसको वैल्यू असाइन कर दिया, तो उसने मुझे वो एरर देना बंद कर दिया। ठीक है। बट अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखो वो कह रहे हैं कि y इज नॉट डिफाइंड। इसको मैं रन करूँ, ये देखो, यहाँ पे उसने एरर दे दी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको, अच्छा, अब देखो, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको रन किया,
देखो इसने ये वाली दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा के दिखा दिया, इट मीन्स उसने y को प्रिंट कर दिया, ऐसे ही है ना। ये देखो उसने पाइथन भी दिखा दिया और ये फैंटास्टिक भी दिखा दिया। बट अगर मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे मैं ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करता, ठीक है, ये वाला फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया, तो अब आप देखो क्या प्रिंट होता है, सिर्फ ग्रेट, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो जब कॉल नहीं किया तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ये वाला वेरिएबल भी नहीं बनेगा, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर मैं इसके साथ एक्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ, फंक्शन को कॉल करना है, आप इसको फंक्शन को ऐसे कॉल कर दो, कोई मसला नहीं है। फंक्शन फंक्शन अपना अपना काम कर देगा जो फंक्शन के अंदर हो रहा है, फंक्शन से ये वो अपना काम कर देगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास लूप्स के अंदर भी हम वेरिएबल्स के बाजू का हमें स्कोप इस तरह हो जाता है कि हमने जो वेरिएबल एक लूप के अंदर डिफाइन किया हो वो लूप से बाहर एक्सेसिबल कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है। तो वो जो है ना लैंग्वेज पे भी मैटर कर रहा होता है और हमारे यूज पे भी मैटर कर रहा होता है कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, ग्लोबल वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन एज इन ऑल ऑफ द एग्जांपल्स इन द प्रीवियस पेजेस। खैर, अब जैसे ये वेरिएबल बनाया तो ये एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल है कि अब मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शंस बना लूँ ना, और जैसे ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, ये तीसरा फंक्शन है, ठीक है। तो अब इन सब फंक्शंस के अंदर हमें ये वैल्यू एक्सेसिबल होगी, ठीक है, सब अपने अपनी आराम से। ये जो x बेसिकली यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो x वेरिएबल है, y तो सिर्फ मैंने आपको उसका स्कोप बताने के लिए बनाया। ये देखो इन सब को ये वाला वेरिएबल मिल गया, ठीक है। फंक्शंस की हम आगे बात करेंगे कि इस वेरिएबल किस तरह इसको मिलता है, हम इनको वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर भी पास करते हैं जिनको वो यूज कर सकता है। लेकिन जो मेन चीज ये है कि आपने इस फंक्शन के स्कोप से बाहर ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। अगर आप, क्योंकि कोड जो है हमारा लाइन बाय लाइन चलता है, अगर मैं इसके बाद इसको डिफाइन कर रहा हूँ तो ये देखो, अब ये मैटर डिपेंड करता है कि ये कोड एक्सेस करता है या नहीं करता। ये देखो क्यों इसने एक्सेस किया, कि पहले लाइन ये वाली एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो जब ये काम चल रहा था तो हमारी मेमोरी के अंदर एक्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो ये सारी जो गेम है वो मेमोरी की है, डिफाइन हुआ हुआ है, तो मैं उसकी मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एक और तरीका होता है ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने का, कि हम उसको किसी एक फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल, ठीक है। जैसे अभी ये y की बात की थी, तो हम यहाँ पे y डिफाइन कर रहे थे, इस तरह डिफाइन किया, तो अब ये एक्सेसिबल नहीं था, ठीक है। कहाँ गया y, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह कर दिया। अब ये क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेसिबल हो जाए, मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ लिख दूंगा ग्लोबल, ठीक है। जब ग्लोबल कर दिया तो आपने एक दफ़ा उसको ग्लोबल डिफाइन करना है और उसको वैल्यू आपने नेक्स्ट लाइन में जाके देनी है, ठीक है। जब आप उसको नेक्स्ट लाइन में जाके वैल्यू दोगे, ग्लोबल का ये मतलब है कि वो जब पहले हम बना रहे थे ना, जब हम सिर्फ इस तरह सिर्फ ये वाली लाइन हम यूज कर रहे थे, तो ये एक लोकल वेरिएबल बन रहा था, ठीक है, जो फंक्शन के जब फंक्शन ने वो लाइन एग्जीक्यूट की तब बनेगा, ठीक है, और जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तब वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा हमारी मेमोरी से, ठीक है। ये हो गया लोकल वेरिएबल। हमने इसको कहा कि भाई मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल बनाना है सो दैट मैं इसको कहीं और भी यूज कर सकूं, ठीक है, मैंने इसको कहीं और भी यूज करना है। अब ये देखो,
हाँ, वो मेमोरी के अंदर, ये देखो यहाँ पे बाई के नीचे एरर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो फौरन आ जाता है। रन करता हूँ, एरर आ गया। इसको डिलीट किया, ये देखो ग्रेट ऑसम ग्रेट दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का ये डिफरेंस है। समझ आई ये चीज़ आपको? ठीक हो गया। आपने ना ये जितने ये मैं चीज़ें, ये जो यहाँ से, ये मैं आपको वेबसाइट के लिंक भी भेज दूंगा। ये सारे को ना आपने कोशिश करनी कि इन सब चीज़ों को ना एक दफ़ा रीड लाजमी कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा देख लेना। आपने ट्राई करना हो तो ये ट्राई इट योरसेल्फ आप करोगे तो ये आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर भी खुल जाता है। बाज़ औक़ात होता है कि आपके पास वीएस कोड नहीं चल रहा, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन भी यहाँ पे कोड रन कर सकते हो आप। ठीक है, आपके पास और भी ऑनलाइन, आप सिर्फ सर्च कर लो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है, अब ये दुनिया जहान के आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर्स खुल गए हैं, आप इनमें से किसी पे भी जाके कोड अपना रन कर सकते हो। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो प्रोग्रामिस का यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कभी चाहिए हो। इस तरह आपके पास ओपन हो जाता है, कोड भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपने रन किया, आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमारा कोड, वीएस कोड को कोई मसला हो रहा होता है, कोई इशू आ रहा होता है, वहाँ पे नहीं चल रहा होता, तो आप वहाँ से, आपको लगता है कि यार ये वीएस कोड का कोई मसला है या इसमें कोई इशू आ रहा है, तो आपने वहाँ से कोड अपना कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और रन करके देख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या इशू है। ठीक हो गया। तो आपने इसको ना लाजमी रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको आपने ट्राई करना हो, आई वुड रिकमेंड कि आप ट्राई कर लें। मैं आपको वीकेंड पे इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी भेज दूंगा जितना हमने कंटेंट किया होगा। तो बस आपके कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाने चाहिए। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम यूज़ ही इतना ज़्यादा करते हैं, इनके बगैर हम कोड लिख ही नहीं सकते। तो जितना ज़्यादा हम आगे चल के कोड लिखते जाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, डेटा टाइप्स अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस की। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक होती है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, और एक होती हैं उनको कहते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होती हैं, और एक और भी टाइप होती है डेटा टाइप की। वो क्या करती है कि आप उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज के थ्रू, जैसे डाटा फ्रेम एक डाटा टाइप होती है, आपके पास एक पांडास की एक डाटा टाइप होती है, तो वो आगे चल के हम काफ़ी ज़्यादा उनको भी यूज़ करेंगे। बट जो बेसिक जो डाटा टाइप्स हैं वो यही है कि आपने कोई टेक्स्ट स्टोर करवाना है तो आप उसमें ये str यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग जो होता है न्यूमेरिक के अंदर, इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स में आते हैं वो जो आयोटा वाले नंबर्स होते थे ना, उन उस तरह का अगर आपने कोई नंबर स्टोर करवाना हो तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। बट लेकिन मैं इतने अरसे से पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कभी इसका ना कोई स्पेसिफिक यूज़ केस देखा नहीं है। शायद कहीं पे कोई स्पेसिफिक चीज़ के अंदर ये यूज़ होता हो। सीक्वेंस टाइप्स क्या होती हैं? ये बेसिकली होते हैं डाटा टाइप, ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, या एरे आप कह लो कि आप मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। इंटीजर के अंदर तो आप एक ही इंटीजर नंबर स्टोर करवाओगे ना, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 50 इंटीजर्स या 50 स्टूडेंट्स का डाटा, 50 नेम्स आपने स्टोर करवाने हैं, तो आप लिस्ट के अंदर यूज़ करवा सकते हो। आपने कोई 2-3 स्टोर करवाने हैं तो वो टपल के अंदर करवा सकते हो। रेंज का फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोई नंबर्स जनरेट करवाने के लिए। बाकी ये इनको भी आप में देखने की ज़रूरत नहीं है। सेट सेट जो जिस तरह हमारे पास मैथ्स में सेट होता है, ये उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी काम करता है कि आपने कोई कलेक्शन बनानी होती है चीज़ों की, उसके अंदर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ यूनिक चीज़ें होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे सेट भी यूज़ कर सकते हो, डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो। बूलियन टाइप हमने देखी है, ट्रू फॉल्स वाली जो टाइप होती है। बाइनरी टाइप्स ये हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करते। नन टाइप, नन टाइप होता है कि आपके पास कोई एक, आपने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल बनाया, उसका आपने नाम रखा यूज़र इनपुट। ठीक है, आपने कहा कि यार मुझे इसकी टाइप नहीं पता कि ये क्या टाइप का, जो यूज़र क्या डाटा देगा। ठीक है, हो सकता है वो इंटीजर हो सकता है वो फ्लोट हो सकता है वो कोई स्ट्रिंग हो।
ठीक है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, हम उसको नन टाइप दे देते हैं। ठीक है। फिर जब यूजर उसके अंदर इनपुट दे देता है, फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी टाइप क्या बनी है। ठीक है। तो ये हमें काफी हेल्प करता है टाइप्स के साथ हैंडल करने में। पाइथन बहुत ना एक डाटा ले रहे होते हो, या आपके पास किसी जरूरी नहीं यूजर से डाटा आ रहा है, कहीं किसी वेबसाइट से डाटा आ रहा है, कोई आपके पास और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमारे प्रोग्राम के अंदर डाटा डेटाबेस से डाटा आ रहा होता है, किसी एपीआई से डाटा आ रहा होता है, तो उसके अंदर हमें ये हेल्प करता है। ये डाटा टाइप अभी आपको मैंने फंक्शन ये यूज़ करके दिखाया कि हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन की टाइप, किसी भी वेरिएबल की टाइप देखने के लिए। इसको हम देख लेंगे, अभी इसको इसके अंदर इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वही बताया कि अगर आप कंपाइलर पे छोड़ रहे हो कि भाई कोई भी डाटा टाइप दे दो, तो वो खुद ही डाटा टाइप असाइन कर देगा। बट आप कहते हो कि भाई मेरी मर्ज आप कंफर्म करना चाह रहे हो कि भाई जो मैं टाइप दे रहा हूँ वही टाइप असाइन हो, तो आप उसके साथ बता दो, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो कि भाई ये मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, इंटीजर बना रहा हूँ, फ्लोट बना रहा हूँ। ठीक है। ये देखो ये 1J, तो वो ये जो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उसके अंदर वो होता है ना A+B J वाली चीज़ होती है, तो वो स्टोर करवाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। आप तो मतलब आप साथ मेंशन कर सकते हो। आगे नंबर्स हैं, हमने देख लिया। जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है उसके साथ आपने जे लिख देना। ठीक है, ये बेसिकली इसका सिंटेक्स है। चीज़ें हम देख चुके हैं, मैं सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर रहा हूँ। टाइप कन्वर्जन देख ली, फ्लोट को इंटीजर में कर दो, इंटीजर को फ्लोट कर दो, फ्लोट को इंटीजर कर दो, कॉम्प्लेक्स बना लो। इसको मैं कॉपी कर करके आपको दिखाऊं। ये देखो, एक्स वाई जी के अंदर इनिशियली इंटीजर था, वाई के अंदर फ्लोट था, जे के अंदर कॉम्प्लेक्स था। बट हमने क्या किया, एक्स को फ्लोट कर दिया, मतलब वन को फ्लोट कर दिया, वाई को इंटीजर बना दिया, और एक्स के अंदर वन था उसको आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो वो 1+0 जे खुद ही हो गया, क्योंकि आपने जे वाली वैल्यू पास नहीं की थी उसको, आपने उसको सिर्फ इंटीजर नंबर दिया था। ठीक है। और बाद में आके बस उन तीनों की डाटा टाइप्स आ गई हैं। ठीक है। आगे रैंडम नंबर्स हैं। इसको ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, आपने कोई जैसे वो होते हैं ओटीपी कोड्स जनरेट करवाने होते हैं, या आपने कोई बिल्कुल रैंडम लूप्स जनरेट करवाने होते हैं, कि आपने कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने होते हैं कहीं पे भी। मोस्टली ओटीपी जनरेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इतना सेफ नहीं होता बट फिर भी यूज़ होता है। आप उसको बता देते कि भाई 1 से लेके 10 तक आपने उसको रैंडम की रेंज बता दिया, तो अब आपको वो नंबर्स प्रिंट करवा के दिखा देगा। ये देखो 1 से लेकर 6 तक उसने एक नंबर आपको बता दिया। मैं इसको कह दूँ 7 से लेकर 10 तक, तो भी 8 9 10 में से हर दफ़ा कोई नया नंबर दे देगा। ठीक है। और कोई उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि एक एक करके वो शिफ्ट करता जा रहा है या 2 दफ़ा 3 दफ़ा। बिल्कुल 100% रैंडमली वो कोड जनरेट नंबर जनरेट करता है। ठीक हो गया। हम्म। यस। आपने उसको कहा ये कितना 5 डिजिट हो गया ना, 999, और आपने उसको कह दिया 6 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 1 2 3। अब इस तरह का मैं जब नंबर दे दूंगा, ये देखो उसने मुझे रैंडम 6 डिजिट नंबर जनरेट करवा दी। ठीक है। ऐसे यूज नहीं करते हम इसको। मोस्टली जब हमने सिंपल, क्योंकि उसके लिए हमारे पास और लाइब्रेरीज हैं, वो ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरीज होती हैं, वो काफ़ी सिक्योर तरीके से, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जो रैंडम नंबर है इसको भी मतलब ना ट्रेस करने का तरीका होता है इसका। अगर आप इसको स्टडी करो तो आप इसका एल्गोरिथम ढूंढ सकते हो कि किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है।
बट जब हमारे पास हमने कहीं पे वाकई ओटीपी यूज करना होता है, तो हम एक ऑथेंटिकेशन की डिफरेंट पाइडेंटिक के नाम से एक लाइब्रेरी होती है, उसको यूज करते, तो वो हमें बहुत सिक्योर तरीके से और बड़ा उसका एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है जो हमें जनरेट करके देता है नंबर। ठीक है। टाइप कास्टिंग अभी हमने देखी है। ठीक है, कि किस तरह आप टाइप्स चेंज कर सकते हो। बोलियंस, ये मैं स्ट्रिंग्स वाला पार्ट इसे छोड़ूं कि ये काफ़ी लेंथी है। ठीक है, अभी बस हम एंड अप वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया। बुलियंस को देखा है, ट्रू फॉल्स की वैल्यूज हमें सेव करवाती हैं। आपने कहीं पे भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब होती हैं, आप कोई कंपैरिजंस कर रहे होते हो, तो अब ये 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो ये देखो, ये आपके पास इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा, इसका फॉल्स आएगा। ये डबल इक्वल होता है किसी को इक्वल चेक करने के लिए। ठीक है। इसी तरह इसको, ये होता है नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए। आगे हम ये ऑपरेटर्स होते हैं, मैथड कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, इसने दिस इज 10 इज नॉट इक्वल टू 9 विच इज ट्रू, यहाँ पे आपके पास ट्रू आ गया। 10 इज 10 लेस देन 9, नो, फॉल्स आ गया आपके पास। ठीक है। इस तरह बेसिकली हम, ये क्या होता है, ये जो इफ कंडीशन होती है ना, आप यहाँ पे जो भी लिखते हो ना, अगर तो वो ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू निकलेगी, इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा, तो इफ कंडीशन क्या करेगी, ये वाला कोड प्रिंट करवा देगी। अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वाली लाइन को वो छोड़ देगी और एल्स वाला पार्ट प्रिंट करवा देगी। ठीक है। ओके, उसके बाद, अच्छा, अब देखो, जैसे ये अब ये नंबर्स हैं, ठीक है, उसने इनको कन्वर्ट किया बूलियन के अंदर, तो आप देखो ये क्या वैल्यू देते हैं, दोनों ट्रू दे रहे हैं। विच मीन्स, ये ट्रू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग वैल्यू, मतलब ये कुछ वैल्यू है। ठीक है, क्या है ये उसका लेना देना, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जीरो कर दूं, ठीक है, तो अब ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसने इसको फॉल्स कर दिया। मैं, लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रिंग के अंदर से वैल्यू निकालता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो स्ट्रिंग होगा, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ को चेक कर लेगा। ठीक है, कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक लेंथ का एक करेक्टर डाल देता हूँ, अब देखना ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि आपने कहीं से, फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे कोई एक आपके पास फंक्शन था जिसने आपको यूजर इनपुट दिया। ठीक है, तो अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हो कि यहाँ से कोई यूजर इनपुट मिली भी है या नहीं मिली, तो आप उसको इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो कि भाई वैलिड कोई डाटा आया या नहीं आया। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट एनी वैल्यू इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू इफ इट हैज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। ठीक है, कि इस तरह से आपने किसी भी चीज के अंदर कोई कंटेंट रखा हुआ है ना, कोई वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, तो वो आपको ट्रू दे देगा। एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो। माइनस माइनस नेगेटिव नंबर्स भी अगर मैं ऐड करूंगा, तो वो भी ट्रू ही इवेल्युएट होगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी दूंगा, वो भी जो है इवेल्युएट उस पे ही होगा, फ्लोट पे ही होगा। ठीक है, बट अगर आप इस तरह से उसको बिल्कुल खाली चीजें दे रहे हो, ठीक है, फॉल्स कह रहे हो, नन कह रहे हो, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, इस तरह एम्प्टी लिस्ट पास कर रहे हो, एम्प्टी डिक्शनरी पास कर रहे हो, तो ये सारे फॉल्स हो जाएंगे। हो गया। तो बाकी इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह देखेंगे, या आगे ऑपरेटर्स को हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे, स्ट्रिंग्स को हम कल बहुत डिटेल इन डेप्थ इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना मैं एक 1 वीक या 15 डेज के अंदर ना ये जितनी बेसिक चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ताकि फिर हम जो है ना असल चीज़ की तरफ शिफ्ट करें। ठीक है। ओके, तो फिर कल कल भी सेम टाइम पे क्लास। चले, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप फ़ी कब सेंड करेंगे? हम्म। चलें, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई इशू हो तो मुझे आप बता देना, हम कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, थैंक यू, कोई मसला नहीं।
हाफिज़।